क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया? और हाल ही में सुर्खियों में रहा मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 25 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष यान चैंग E5 प्रोब भेजने की योजना कौन बना रहा है? पहले तो इस अंतरिक्ष यान का नाम पढ़िए, चैंग E5 प्रोब, और यह अंतरिक्ष यान चंद्र पर भेजने की योजना बना रहा है चीन देश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। तो पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए चीन नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चैंग E5 प्रोब भेजने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो इस प्रकार के मिशन में जुड़ी है और नवंबर हाल ही में जारी है, यानी कि नवंबर 2020 के एंड तक यह मिशन लॉन्च किया जाएगा चीन देश से। और चैंग E5 प्रोब का नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। जिस तरह दोस्तों हम भी कोई भी मिशन का नाम रखते हैं तो इसी तरह चीन देश भी अपने मिशन का नाम रखता है। और यह यान ऐसी सामग्री एकत्रित करेगा जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति एवं निर्माण के बारे में समझने में अधिक मदद कर सके। और चीन ने वर्ष 2030 तक मंगल से नमूने प्राप्त करने का भी एक आयोजन किया है, योजना बनाई है। और हाल ही में दोस्तों दो बात को लेकर यह चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो सुर्खियों में रही थी और उनके बारे में मैंने आपको बताया था। वो दो बड़ी घटना कौन सी थी? तो जुलाई 2020 में चीन का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन तियानवेन-1 मंगल के लिए लॉन्च किया गया था। और हाल ही में चीन ने सिक्स्थ जनरेशन कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और माना जा रहा है कि यह तकनीक 5G की तुलना में 100 गुना तेज होगी, यानी कि सिक्स्थ जनरेशन कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश चीन बन गया है। और बात करते हैं दोस्तों चीन देश की, तो चीन की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है। यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए कि चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन का केंद्रीय बैंक, इसका नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है और सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया गया? दोस्तों भारत देश का पहला इस तरह का मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थापित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नैनीताल जिला। और भी दोस्तों फैक्ट आपको याद रखने होंगे कि मॉस गार्डन देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला है। कितने हेक्टेयर में? 10 हेक्टेयर में फैला है। और मॉस गार्डन बनाने में कितना समय लगा था? सिर्फ 1 साल का समय लगा। और मॉस गार्डन का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखो, जिसे हम वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? राजेंद्र सिंह, जो एक प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता है। इमेज में देख सकते हैं राजेंद्र सिंह ने यह मॉस गार्डन का उद्घाटन किया है जिसे हम वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और मॉस गार्डन की बात करें तो कैंपा योजना के तहत खुरपा ताल के पास निर्मित मॉस गार्डन को जुलाई 2019 में स्वीकृत एक परियोजना के तहत विकसित किया गया था। और यह मॉस गार्डन विकसित करने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रजातियों के काई और अन्य ब्रायोफाइट्स का संरक्षण करना। क्या?
विभिन्न प्रजातियों के काई और अन्य ब्रायोफाइट्स का संरक्षण करना, और इसीलिए यह मास गार्डन विकसित किया गया है। दोस्तों यहां इमेज में भी पढ़ सकते हैं कि नैनीताल उत्तराखंड राज्य। ओके, और उत्तराखंड की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया? दोस्तों 100 रुपये का स्मारक सिक्का हमारे प्रधानमंत्री ने किस विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर जारी किया? जी हां, आज ही हमारे प्रधानमंत्री आज शाम 5:30 बजे यह सिक्का जारी करेंगे। यानी कि यह विश्वविद्यालय का नाम है लखनऊ विश्वविद्यालय। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लखनऊ विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आज से 100 साल पहले। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने तथा समाज और मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने आज यानी कि 25 नवंबर 2020 यानी कि आज शाम 5:30 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। और इस अवसर पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और लखनऊ के दोस्तों सांसद, हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री ऐसे राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, यह है लखनऊ यूनिवर्सिटी। ओके, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। और इस अवसर पर वह एक विशेष स्मारक डाक टिकट और भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी विशेष कवर भी जारी करेंगे। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यह 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, यह लखनऊ विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। और यह सिक्का कहां तैयार किया गया है? मुंबई टंकशाला में। चौथा क्वेश्चन, कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच सैटेलाइट, और इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। और दोनों, यह एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी और एक यूरोपियन संघ की अंतरिक्ष एजेंसी, दोनों ने मिलकर दोस्तों यह सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए ने बढ़ते वैश्विक समुद्री के स्तर की निगरानी करने के लिए कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? नासा और ईएसए दोनों ने मिलकर। संयुक्त अमेरिकी यूरोपीय उपग्रह ने कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी। और यहां जब बात करते हैं नासा की, तो नासा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सुर्खियों में था। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जीवन की संभावना वाले पृथ्वी के आकार के ग्रह की खोज की है? तो नासा ने। और नासा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रेडेस्टाइन, इमेज में देख सकते हैं। और नासा का पूरा नाम क्या होता है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के साथ हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भी बात कर ले, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी 18 सदस्यीय देशों का एक मिला जुला समूह है जो कि अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां का संचालन करता है। और ईएसए की स्थापना 1975 में की गई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फ्रांस के पेरिस में। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही पुराना, तकरीबन 1 साल 1000 वर्ष पुराना यह होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक राज्य। लेकिन होयसल मंदिर सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में कर्नाटक के हासन के पास डोड्डागड्डावल्ली में ऐतिहासिक होयसल मंदिर में देवी काली की एक मूर्ति क्षतिग्रस्त पाई गई।
और होयसल मंदिर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक स्मारक है, उसको 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब? 12वीं शताब्दी में यह होयसल मंदिर का निर्माण हुआ था। और होयसल वास्तुकला 11वीं एवं 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला शैली है जो ज्यादातर दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित है। और होयसल मंदिर हाइब्रिड या बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनकी अनूठी शैली न तो पूरी तरह द्रविड़ है और न ही नागर। और दोस्तों आपको भी पता है कि भारतीय कला और संस्कृति की दृष्टि से दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। तो आपको यह कौन सी शैली में मंदिर निर्मित हुआ है वो भी याद रखना चाहिए। छठा क्वेश्चन, डिजिटल ऐप आनंदा किसने लॉन्च किया? दोस्तों आनंद नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है LIC ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा का पूरा नाम क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन आनंद का पूरा नाम है। क्या पूरा नाम? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। और भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की है जो इमेज में आपने देखी। और भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान हमारे LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और LIC अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई और इसीलिए प्रतिवर्ष LIC 1 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। सातवां क्वेश्चन, कितने वर्ष से कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी? दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक डिसीजन लिया है, एक नियम बनाया है कि 15 वर्ष से कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 वर्ष। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी नियमों के मुताबिक 15 वर्ष से कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी को किसी भी पुरुष या महिला या अंडर 19 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या पहले ऐसे कभी हुआ है कि 15 साल से कम उम्र के किसी लड़के ने क्रिकेट ऐसा खेला हो? जी हाँ, ऐसे 3 खिलाड़ी हैं, उनकी भी बात करूंगा। तो इन नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और अब तक ऐसे केवल 3 ही मामले सामने आए हैं जहां 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें हसन रजा जो पाकिस्तान के हैं, M घेर सिम वो रोमानिया देश के, और मीत भावसार कुवैत देश के हैं जो 15 साल से कम उम्र में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मैच खेला हो। लेकिन हाल ही में यह नियम लागू किया है ICC ने। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वे कौन थे? शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया। वो एक जाने माने कवि भी थे, पत्रकार भी थे, पटकथा लेखक भी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरयुक्त सभी। शेख ख्वाजा हुसैन एक कवि, पत्रकार, पटकथा लेखक थे और उनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताडीकोंडा में हुआ था। कहां पर? गुंटूर जिले के ताडीकोंडा में यह शेख ख्वाजा हुसैन का जन्म हुआ था। और शेख ख्वाजा हुसैन को लोकप्रिय रूप से देवी प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? देवी प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। शेख ख्वाजा हुसैन ने अपनी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त किया था। यानी कि वो एक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक भी थे। उन्होंने तेलुगु फिल्मों के लिए कई गीत भी लिखे हैं। मां भूमि के लिए उनकी गीत जंबल भरी बाई सबके बीच बहुत ही लोकप्रिय गीत बना था। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु को हिंद की चादर कहते हैं? दोस्तों हाल ही में एक सिख गुरु के सम्मान में शहीद दिवस मनाया गया और इस सिख गुरु को हिंद की चादर के नाम से भी जानते हैं। तो हिंद की चादर कौन से सिख गुरु? गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुरु तेग बहादुर सिंह।
तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की याद में 24 नवंबर 2020 को शहीदी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 24 नवंबर 2020 को। और सिख समुदाय के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी ने लोगों की आस्था, विश्वास एवं अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और इसीलिए देशवासी उन्हें प्रेम और सम्मान पूर्वक हिंद की चादर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंद की चादर। किस सिख गुरु को कहते हैं? गुरु तेग बहादुर को। और दोस्तों मेरे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि आपने कहीं लंगर प्रथा के बारे में सुना है, तो यह लंगर प्रथा है क्या जो सिख समुदाय से जुड़ी हुई है? तो आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 10वां क्वेश्चन, जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ का बाह्य लेखा परीक्षक किसको चुना गया? दोस्तों हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में हमारे भारत देश के जाने माने गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए जिनीवा स्थित अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का बाह्य लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। किसे? तो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो हमारे वर्तमान CAG है। और अंतर संसदीय संघ अलग अलग देशों की संसदों का एक वैश्विक संगठन है जिसकी शुरुआत वर्ष 1889 में एक छोटे से समूह के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में। और वर्तमान में यह अलग अलग देशों की संसदों के एक वैश्विक संगठन के रूप में विकसित हुआ है। और वर्तमान में इस संगठन में कुल 179 सदस्य देश शामिल है। कितने? 179। 11वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व मांसाहार रहित दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व मांसाहार रहित दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। जी हां दोस्तों, आज ही 25 नवंबर को विश्व मांसाहार रहित दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 नवंबर, बोले तो विश्व मांसाहार रहित दिवस। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानवरों के प्रति हिंसा के बर्ताव के प्रति संवेदनशीलता लाना और शाकाहार के प्रति लोगों को प्रेरित करना, जिससे एक सभ्य और बेहतर समाज का निर्माण हो सके। और इसीलिए यह 25 नवंबर को विश्व मांसाहार रहित दिवस मनाया जाता है। और आज वर्तमान समय में भी शहर से लेकर गांव तक हर जगह मांसाहार पर लोगों का भोजन आधारित है, जिससे करोड़ों में बेजुबान निर्दोष जानवर मानव के आहार का शिकार हो जाते हैं और अहिंसा जैसे विचार का पतन हो जाता है। तो हमारे भगवान बुद्ध, हमारे पूज्य बापू ने जो संदेश दिया था, तो उसका यहाँ हमारे भारत देश में सरेआम उल्लंघन हो रहा है। और दोस्तों एक फैक्ट याद रखो कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सहित 37 उच्च टीबी बर्डन वाले देशों का डाटा किस NGO ने प्रस्तुत किया है? दोस्तों 37 उच्च टीबी बर्डन वाले देशों का डाटा हाल ही में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक NGO यानी कि गैर लाभकारी संगठन ने प्रस्तुत किया है। और दोस्तों प्रतिवर्ष वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और हमने 2025 तक टीबी को खत्म करने का एक लक्ष्य तय किया है, लेकिन कोविड-19 के कारण यह लक्ष्य प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है। तो क्या बात आई है सामने? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO के अनुसार कोविड-19 महामारी ने तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस से निपटने के प्रति अपनाई जाने वाली वैश्विक रणनीति को प्रभावित किया है और इसे हम लक्ष्य को पाने में दिक्कत हो रही है। और इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। कौन सा? चौथा यह रिपोर्ट का संस्करण है जो देशों की नीतियों और राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रमों के 4 प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित प्रथाओं पर केंद्रित है। और यह 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? तो निदान, उपचार, रोकथाम, दवाओं की खरीद नीतियां। ओके। और भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी रोगी है। वर्ष 2018 में कुल 2.15 मिलियन टीबी मामले रिपोर्ट किए गए, जो वर्ष 2017 की तुलना में 16% अधिक है।
तो दोस्तों यहाँ मामले बढ़ रहे हैं, तो 2025 तक हम टीबी को कैसे खत्म कर सकते हैं, जो हमारी केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है। आगे बात करें, वर्ष 2019 में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की गई है, जो देश में टीबी के उन्मूलन से संबंधित एक कार्यक्रम है। तो याद रख लीजिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन हाल ही में हमारे भारत सरकार के द्वारा जारी है। 13वां क्वेश्चन, 12 दिवसीय तुंगभद्रा पुष्करालू त्योहार की शुरुआत किसने की? दोस्तों हाल ही में यह तुंगभद्रा पुष्करालू त्योहार की शुरुआत जगन मोहन रेड्डी ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जगन मोहन रेड्डी, बोले तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तुंगभद्रा नदी के सम्मान में आयोजित 12 दिवसीय तुंगभद्रा पुष्करालू त्योहार की शुरुआत की। और इस त्योहार का आयोजन तब किया जाता है जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करता है। और इसी तरह दोस्तों धार्मिक दृष्टि से यह महत्व है तुंगभद्रा नदी का, और यह त्योहार इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष की अवधि में एक बार किया जाता है। दोस्तों 12 साल में एक बार इस तरह का आयोजन किया जाता है, जो तुंगभद्रा नदी की परंपरा से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों यहां आंध्र प्रदेश की बात आई, तो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल का नाम क्या है? आपको याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 14वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से मदर ग्यालियम संगे चौडेन वांगचुक को सम्मानित किया गया। नाम थोड़ा लंबा है, मदर ग्यालियम संगे चौडेन वांगचुक को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन सा सम्मान? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। और वो किस देश की है? तो याद रखो भूटान की रानी है। यहां इमेज में देख सकते हैं, भूटान की रानी मदर ग्यालियम संगे चौडेन वांगचुक को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए उन्हें 2020 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? भूटान की यह रानी को। इमेज में देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने सूखे से प्रभावित किस नदी के आसपास के इलाके की तुलनात्मक तस्वीर जारी की है? दोस्तों नासा ने सैटेलाइट के जरिए एक नदी की इमेज जारी की है, और यह तुलनात्मक तस्वीर है, यानी कि 2017 में इस नदी में कितना जल था और 2020 में क्या हालात हुए, इसकी एक नासा ने तस्वीर जारी की है। और इस नदी का नाम है पराग्वे नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पराग्वे नदी। और दोस्तों इमेज में देखिए, यह है पराग्वे रिवर, और पराग्वे रिवर के आसपास का यह जो हरा भरा इलाका है, तो यहां दोस्तों ऐसे घने वृक्ष हुआ करते थे 2017 में। और 2020 में देखिए कि यह जो नदी है इसके आसपास ऐसी बंजर जमीन बन गई है। तो दोस्तों यह जलवायु परिवर्तन नहीं है तो और क्या है? तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया कि 3 साल पहले की तुलना में राजधानी असुनसियोन के नजदीक से गुजरने वाली पराग्वे नदी के आसपास का इलाका कितना अधिक सूख गया है। और पराग्वे के लिए ये परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि ये नदी देश के लिए कितनी अहम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश का नाम भी इसी नदी के नाम पर ही है, पराग्वे नदी। और इस नदी को देश की लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा माना जाता है, जिसमें हाल ही में पानी में भारी गिरावट आई है। और पराग्वे चारों तरफ से जमीनी से घिरा हुआ देश है, यानी कि एक लॉकलैंड देश है यह पराग्वे, जिसके आसपास ब्राजील, बोलिविया और अर्जेंटीना जैसे देश है। और इसके एक तरफ बोलिविया और अर्जेंटीना है, तो दूसरी तरफ ब्राजील से और नीचे उरुग्वे देश है, जो मैंने आपको लोकेशन में बताया। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 100 साल पहले चुराकर कहां ले जाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जल्द ही काशी आएगी। दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज वीक जब मनाया गया, तब हमारे भारत के एक व्यक्ति की नजर इस मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पर पड़ी कनाडा में। और कनाडा में आज से 100 साल से भी अधिक समय की अवधि से एक व्यक्ति आया था, भारत से चुरा कर ले गया था। बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में डिटेल में बताया है, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी कनाडा। और लगभग सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा।
वो है सोनल भरत। मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात के राजकोट बरवाला से, गुजरात राजकोट बरवाला से। ओगनिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्रनगर से। विश्व मेवाड़ा। नीलेश राठौड़ फ्रॉम अहमदाबाद से। जयेश चौधरी, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अशोक कोपनिया फ्रॉम गुजरात के हलवद से। भूमिका बगिया, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। वीटी ब्लॉग्स नामक कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। चावड़ा अजय, जाखड़ प्रदीप और हार्दिक गामेती, इनका भी सही आंसर। और भी 4-5 फ्रेंड्स है। राधिका डोडिया, वणकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद से। सचिन बुलन, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन जी आपका स्वागत। दीपक वाघेला, कौतुक कुमार मोवलिया, सोलंकी मनोज फ्रॉम गुजरात के सुरेंद्रनगर से और बारिया विपुल कुमार फ्रॉम गुजरात के दाहोद से। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण उठने वाले चक्रवात का नाम क्या होगा? दोस्तों, हमारे भारत देश में यह जियोग्राफी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर को लेकर क्वेश्चन कि दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण उठने वाले चक्रवात का नाम क्या होगा? कल ही मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और आने वाले वर्षों में कौन कौन से चक्रवात के क्या नाम होंगे, किस देश ने नाम रखे हैं, उसी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ओके, वेरी गुड। नीचे आंसर देना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, बाय बाय।